हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 में जो आपका पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर की सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन हैं, आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा की भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मतलब बच्चे किसकी को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ये है ट्यूशन की, क्योंकि मीडिया की, सामाजिक संस्कृति, इनकी सबकी भूमिकाएं बच्चे आर्य को फॉलो करते हैं। बस किसको ग्रहण नहीं करते, वो है ट्यूशन। सी ऑप्शन। मतलब हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि टाइम कम है आपके पास, जस्ट रिवीजन है ये PYQ का। ओके, कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, आपके लिए यही बेहतर है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। और मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने की है? ये हार्वर्ड गार्डनर ने इनकी थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की। ठीक है, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इसे आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगिता नहीं। हमें बच्चों को लेबल नहीं करना ऐसे कि खराब है या अच्छी मान है, ये मतलब गुड है, ऐसे बच्चे को लेबल नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे जो गलत है वो सी ऑप्शन है और बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बिल्कुल सही। जो ये 2009 में एक्ट आया था, उसमें इसको अनिवार्य किया गया है। ओके, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। बिल्कुल सही। ठीक है, हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े मैदानों से आने वाले बच्चों को कक्षा के वातावरण की आवश्यकता होती है जो मूल्य और उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का उपयोग करता है। ए ऑप्शन। कक्षा में रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप इस पर निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और उत्तेजक शिक्षण विधियों का उपयोग। डी ऑप्शन। अति सक्रिय बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? अति सक्रिय बच्चों को सीखने में, मतलब जो बच्चे अति सक्रिय हों, ADHD से रिलेटेड है ये, वो एक डिसऑर्डर है। मतलब बच्चे एक जगह टिके नहीं रह पाते इस डिसऑर्डर में। तो हमारे से यहाँ पे जो पूछा गया है वो तरीका उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जो तरीका नहीं है, सीखने के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करना है। तो सही है, पॉजिटिव है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना नहीं, बच्चे को फटकारना नहीं है। नो मुर्गा मुर्गी बनाना, फिजिकल हरासमेंट नहीं देना बच्चे को। भिन्न सोच के पैटर्न बच्चों की पहचान करते हैं जो है डिस्लेक्सिक, सृजनात्मक हैं, क्रिएटिव। यहाँ पे भिन्न सोच के पैटर्न बच्चों की पहचान करते हैं जो हैं क्रिएटिव। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? जो वर्णन नहीं कर सकता वो है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। सी ऑप्शन। मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड, यानी कि
क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना, टू द पॉइंट, ये है या नहीं है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब लेना बच्चे से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? डर यानी कि इमोशन है, ध्यान, उत्तेजना या स्मृति, मेमोरी, अटेंशन, फियर। फियर, डर एक इमोशन है ना, ये ऑप्शन। लव, एंगर ये इमोशन है, तो फियर भी एक इमोशन हुआ। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ये होगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे टीचर का काम ही ऐसा एनवायरनमेंट बनाना कि बच्चे उसमें अच्छे से सीख पाएँ, अच्छे से लर्न कर पाएँ। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि के कोने और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब एक क्लासरूम हो जिसमें ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स होने चाहिए एंड वेराइटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्फ्स accessible any time of। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। डी ऑप्शन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है? कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट पर आधारित है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म से पे आधारित है, रचनावाद। ओके, मतलब करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है, NCF 2005। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। सी ऑप्शन। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। डी ऑप्शन। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से अधिक और अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है? नहीं। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल सही। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, हाँ। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस। तो यहाँ पे जो पियाजे ने नहीं कहा है, मतलब पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है, वो है आपका बी ऑप्शन। अभ्यास, निरंतर अभ्यास की कोई बात नहीं की इन्होंने कहा बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है और वो अपना मतलब ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? हमसे कौन सी प्री ऑपरेशनल थॉट की लिमिटेशन नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो एक उसकी मतलब सीमा नहीं है, ये तो उसकी उपलब्धि है कि डेवलपमेंट हुआ है उसमें सिंबॉलिक थॉट का। ये ऑप्शन। और वे इगोसेंट्रिज्म होते हैं, ये तो एक लिमिटेशन ही है। और उसमें इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होती है, ये भी प्री ऑपरेशनल की मतलब उससे रिलेटेड है। और टेंडेंसी ऑफ कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? बिल्कुल सही। इसमें मतलब बच्चा कई तरीके से सोचेगा ना कि कैसे कैसे हम इसको हल कर पाएंगे, इस तरह उसके माइंड डेवलप होगा और मतलब वो कई एस्पेक्ट में सोच पाएगा। इस तरह उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होगी, और डाइवर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड है क्रिएटिविटी से, ये याद रखें आप। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को जो डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे वो है लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। ये तीनों ही पॉजिटिव हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना और प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? इसे दिया है किलपैट्रिक ने। लर्निंग बाय डूइंग जॉन डुई ने दिया है कॉन्सेप्ट। ओके, ये भी याद रखें छोटे से पॉइंट। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल मतलब शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे कोलबर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जा सकता है? कोलबर्ग ने दिया है मोरल डेवलपमेंट है कोलबर्ग का, और इनसे रिलेटेड मतलब सिद्धांत का योगदान माना जा सकता है ये है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन दिया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास, जोन ऑफ प्रोक्सिमो डेवलपमेंट। प्रोक्सिमो यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है। ZPD ये वाइगोस्की से रिलेटेड है। मतलब वाइगोस्की में 3-4 पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है। एक तो ZPD, MKO मोर नॉलेजेबल पर्सन, और उन्होंने स्काफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, बट उसे स्काफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया है ब्रूनर ने बस, बट यूज़ किया है वाइगोस्की ने। और इनका जो सिद्धांत है उसका नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। ओके, और इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण टूल माना है संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं वाइगोस्की से रिलेटेड। तो आज हमारा का लास्ट क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ 30 क्वेश्चन का सेट था। ये आपका जो 2018 में आपका पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1, उसके जो CTP के क्वेश्चन आए थे वो हमने सॉल्व किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। 10 से 12 दिन में आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, और एडमिट कार्ड भी 8 से 10 दिन में, मतलब 20 तारीख के बाद आपके एडमिट कार्ड आ ही जाएंगे, और इसी पे आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ होगा एडमिट कार्ड पर ही। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, टेंशन तो लीजिए क्योंकि पेपर बहुत जल्दी होगा, और कहीं ना कहीं मतलब अगर आप इस बार सीटेट क्लियर कर पाते हो तो आप KVS के लिए फॉर्म फिल कर पाओगे। आई होप ऐसा हो सकता है, अगर KVS का नोटिफिकेशन दोबारा आता है तो। नहीं तो अभी जो सीटेट इस बार दे रहे हैं वो KVS का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे अभी तक। तो अगर KVS ने इसके मतलब सीटेट अपीयरिंग को भी अप्रूव कर दिया तो हो सकता है आप KVS का फॉर्म फिल कर पाओ, क्योंकि KVS की वैकेंसी 4 साल में आई है। इस बार 18 में आई थी और अब 22 में आई है, क्योंकि 24 में इलेक्शन है ना। तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। और मतलब अब इसके बाद तो आपको बैठ के इंतज़ार ही करना पड़ेगा KVS के लिए। मतलब KVS क्या, ज़्यादातर वैकेंसी के लिए आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब जितने आई हुई हैं आप उसको, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए फॉर्म फिल कर देना। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।